नमस्कार, इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और इस मौके पर हम जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की जर्नी कैसी रही, आज़ादी के बाद से अभी तक कैसे कैसे परीक्षा के स्वरूप ने अपना रंग बदला और आज जिस मुकाम पे है वहाँ कैसे पहुँची। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अभिषेक कुमार। वे एक यूट्यूबर हैं और आईएएस सर्विसेज के एक्सपर्ट भी। स्वागत है आपका अभिषेक जी। धन्यवाद। अभिषेक, बताइए कि यूपीएससी की जर्नी जब ये परीक्षा शुरू हुई थी, पहले आज़ादी से पहले इसको आईसीएस कहा जाता था और वहाँ से आईएएस कैसे बनी? देखिए, सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो उस परिस्थिति पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत का प्रशासन था, 1857 के बाद उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की यानी अधिकारियों की ज़रूरत महसूस हुई और तब उस समय में एडहॉक बेसिस पे या एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन प्रोसेस के तहत बहाली होती थी और उसके लिए इंग्लैंड जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। इंडिया में एग्ज़ाम नहीं होता था। बहुत लंबा आंदोलन चला। तब इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इन सब जगहों पे सेंटर बनाए गए और एग्जामिनेशन शुरू हुआ। लेकिन फिर उस वक्त तक आप ध्यान देंगे यूपीएससी जैसा कोई शब्द नहीं था। कोई कमीशन इंडिया के लिए अलग से नहीं हुआ करता था। कमीशन की बात आई 1922 में और 1922 में यूपीएससी बना, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके तहत एग्ज़ाम होना शुरू हुआ और अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। उस वक्त फॉरेन सर्विस जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं। कॉलोनियल पीरियड में जब भारत गुलाम था उस दौर में आप देखें तो आईसीएस सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, यही बड़ी सर्विसेज थी। कुछ फॉरेस्ट रेंजर वगैरह होते थे और फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इक्का दुक्का लोग, बहुत कम संख्या में लोग उसके लिए रिक्रूट किए जाते थे। लेकिन 1946 का साल एक टर्निंग पॉइंट रहा। 1946 में आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार की, एक इंटरिम कैबिनेट की स्थापना हुई लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। उसमें सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके पास की कॉमनवेल्थ और विदेश मंत्रालय जैसे मामले थे। और लॉ एंड ऑर्डर, जिसे आज होम मिनिस्ट्री कहते हैं, एक दौर में स्वराष्ट्र मंत्रालय कहा जाता था, उस मिनिस्ट्री का चार्ज सरदार पटेल के पास था। 11 स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट को छोड़कर ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट थे, जो राज्य थे, वो 11 थे। और अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री ये चाहते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री कहते थे, प्रीमियर, वो चाहते थे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके लिए स्टेट ही एग्जाम ले, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन ही ना हो, राज्य सरकारें जी अलग से परीक्षा उसकी करें। जी, यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट अभी आना है, 1 साल के पूरे रिगरस प्रोसेस के बाद रिजल्ट आता है, उसमें 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। हिंदी में कहें तो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय स्तर पर 3 सेवाएं हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इसको ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सेवाएं, यूपीएससी का काम यही होता है कि रिक्रूट करके उनके रैंक्स, उनके प्रेफरेंसेज, इन सब के बीच इन सबको आधार बनाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है। और बाकी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विसेज और भी कई सारे सर्विसेज, वो केंद्र सरकार के हाथ में रहते हैं। उनकी सेवाएं केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। तो ये एक फ़र्क होता है। एग्जाम एक ही साथ होता है दोनों का। फॉरेस्ट सर्विस वाले का अलग होता है जी, हालांकि जी प्रीलिम से एक होता है जी, मेंस अलग हो जाता है जी। तो जब ये इंपीरियल या इंडियन सिविल सर्विस थी, आईसीएस थी, वहाँ से आईएएस फिर कैसे बनी? वहाँ से देखिए 46 की बात मैंने की। 46 में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया, इंटरिम कैबिनेट ने ही बुलाया, राज्यों के प्रीमियर का, प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि आज़ाद भारत में कैसी होगी प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि शासन के 2 स्वरूप होते हैं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नेंस को हिंदी में कहें तो शासन और एडमिनिस्ट्रेशन को कहें तो प्रशासन। तो प्रशासन का काम इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड लोगों का होता है, जो यूपीएससी वगैरह से, स्टेट पीसीएस या बाकी जगहों से रिक्रूट किए जाते हैं।
और शासन का काम यानी गवर्नेंस का काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। तो उस वक्त आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली ने कह दिया था कि जून 48 के पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, पावर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें शुरू हो गई कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो सरदार पटेल ये चाहते थे, होम मिनिस्टर इंटरिम कैबिनेट में, ये 46 की बात है, सितंबर 1946 की, वो चाहते थे, और बिहार के जो प्रीमियर थे श्री कृष्ण सिंह, वो चाहते थे कि नहीं ऑल इंडिया सर्विसेज रहेगी, जबकि अधिकांश राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कहे उस वक्त के शब्दों में, वो चाहते थे कि नहीं ये स्टेट लेवल पे गठित हो। लेकिन अंततः चूंकि सरदार पटेल का क्लाउड था, आप जानते हैं, शासन प्रशासन से लेकर संविधान निर्माण में, जवाहरलाल नेहरू भी किधर जाएं उसको लेकर कमिटल नहीं थे, तो वो भी उस मुद्दे पर सरदार पटेल के साथ गए। और बाकी लोगों की भी मोटे तौर पर भले ही स्टेट के प्रीमियर की मंशा हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों की ये मंशा थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज बने। तो आईसीएस अब नए अवतार में आ गई, आईएएस के अवतार में, और आईपीएस एजीटी हो गया जो आईपीएस था। इससे कितना फर्क पड़ा? अगर वो राज्यों के अधीन रहा होता आईएएस, तो क्या फर्क पड़ा होता? देखिए, अभी जो फार्मूला है स्टेट में कैडर एलोकेशन का, उसमें जैसे मेंस का एग्जाम होता है प्रीलिम्स पास करने वालों का, उसमें प्रेफरेंस भरवाया जाता है, आपको फॉर्म में फिल करना होता है, 1 से लेकर 24 तक कार्डर होते हैं, क्योंकि कार्डर की ज़रूरत 2 ही सर्विसेज में पड़ती है, आईएएस आईपीएस, बाकी में कार्डर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो लोग अपनी प्रेफरेंसेज को उसमें फिल करते हैं। अब उनकी रैंक के हिसाब से वो दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, जैसे रैंक मान लीजिए किसी का रैंक 1 है, तो स्वाभाविक है कि जिसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उसे मिल ही जाएगा। फिर मैचिंग होती है, और उसमें एक चीज़ मोटे तौर पर ध्यान रखा जाता है कि जो डोमिसाइल कैडर होता है उसके 1/3, जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, छत्तीसगढ़ को 9 आईएएस ऑफिसर मिले 2023 के बैच में, जो अभी 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद रिजल्ट आना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 9 में 3 छत्तीसगढ़ वाले अगर मिल गए तो 3 चले जाएंगे, और 6 जाएंगे बाहर से, दूसरे स्टेट के लोग 6 होंगे वहाँ पे। तो ये सब ध्यान इसलिए रखा जाता है कि एक नॉन बायस्ड सिस्टम, पक्षपात रहित सिस्टम जिसको कहते हैं ना, उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी अपने स्तर पर ये विभागीय काम है, करती है, वो उसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि ये एग्जामिनेशन का पैटर्न ही नहीं, बल्कि एग्जामिनेशन कराने का तरीका, रिक्रूटमेंट का तरीका भी समय समय पर बदलता रहा। जैसे 1947-48 से लेकर के 1960 के दशक की शुरुआत तक आप देखें, तो कोई ऑप्शनल पेपर वगैरह की चर्चा ही नहीं होती थी। एक अपना रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद एक ओरल जिसे इंटरव्यू कहते हैं वो हुआ, और एग्जामिनेशन हो गया। फिर ये बदला कैसे? फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक नई परंपरा आई। आपने सुना होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी एक सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने नौकरी भी की थी। उस वक्त की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को हम लोगों ने एक बार निकाला था आर्काइव से, तो उसमें ये मिला था कि 2-2 रुपये का या 1-1 रुपये का वो होता था पोस्टल ऑर्डर वगैरह, और फॉर्म भरे जाते थे, कोई इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए, कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, कोई फॉरेन सर्विस के लिए। इस तरह से एग्जामिनेशन होते थे, अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, और अलग अलग प्रेफरेंसेस के आधार पर कुछ दिनों तक एग्जाम हुए। लेकिन इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार को भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की सूझी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत में, चाहे आप आर्थिक सुधार की बात करें, प्रशासनिक सुधार की बात करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मतलब उस वक्त एक ही व्यक्ति कई सेवाओं में चयनित हो सकता था, वही एग्जाम दे सकता था, आईएएस का एग्जाम भी देगा, आईएफएस का एग्जाम भी देगा, फॉरेस्ट सर्विस का भी देगा, तो सभी में सेलेक्ट हो सकता था। फिर ये उसके ऊपर था कि वो कौन सी लेगा और कौन सी छोड़ेगा। वो कहीं जैसे कि कुछ दिनों पहले तक आप देखते होंगे मेडिकल का एग्जाम नीट के पहले तक होता था, यूपी सीईटी, सीबीएसई पीएमटी अलग होता था, लोग देते थे। उसी तरह से एम्स का अलग, एएफएमसी पुणे का अलग होता था। उसी तरह से यहाँ पर थोड़े दिनों तक ये व्यवस्था रही। लेकिन आपको पता होगा कि 1969 में एक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। लेकिन सबको पता है कि मोरारजी देसाई संगठन कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में महाविभाजन हो गया, इंदिरा गांधी ही निकाल दी गई, तो फिर मोरारजी देसाई ने वो पद भी छोड़ दिया। उनकी जगह पर हनुमंतैया साहब लाए, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फर्स्ट एआरसी का सेकंड चेयरमैन। उसमें भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की चर्चा हुई।
लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते उसके लिए कमेटी बनाते बनाते 1975-76 का दौर आ गया, इमरजेंसी वाला दौर। दौलत सिंह कोठारी कमीशन बना और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आते आते 78 आ गया। तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई मोटे तौर पर, क्योंकि तकनीकी पहलुओं में ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो मोटे तौर पर आप देखें तो उसमें रिटन एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक, चूंकि एग्जामिनेशन में भीड़ बढ़ने लगी थी, पहले तो आप जानते हैं कि बीए करने वाले लोगों की और बीएससी करने वाले लोगों की तादाद इस देश में कितनी कम होती बहुत थी। कम होती थी। 10वीं पास करते ही लोगों की शादियां हो जाती थी। 10वीं पास करते ही लोग मास्टर हो जाते थे प्राइमरी स्कूलों में। जी 10वीं 12वीं करते लोग मास्टर और क्लर्क तो हो ही जाते थे। और जो ग्रेजुएट हो गया वो हाई स्कूल का टीचर तो हो ही गया, या जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया वो प्रोफेसर हो ही गया। इस तरह की धारणा थी, क्योंकि लोग मिलते नहीं थे उतने। लेकिन 70 आते आते कुछ बदलाव आया था। आज़ादी के बाद जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी हुई, अब 47 में आज़ादी मिली, जो लड़का 72 तक 25 साल का हुआ तो स्वाभाविक है कि उसने इस बदलावों का फ़ायदा उठाया। जी पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ी, तो मेंस में तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, अब मेंस कहते हैं, तब रिटन कहते थे। अब 50,000 60,000 लड़कों का कॉपी चेक करना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हेक्टिक काम होगा। तब सिर्फ मेंस होता था और इंटरव्यू होता था, तब प्रीलिम्स काम की कोशिश मेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिटन और इंटरव्यू। जी कोठारी कमीशन ने सिफारिश की कि भीड़ बढ़ रही है तो एक फिल्टर करने के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी रिटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जी प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी और मेंस। और उस चेंजेस के आधार पर एज रिलैक्सेशन भी दिए गए, एक्स्ट्रा आइटम भी दिए गए, क्योंकि जो लड़के, दोज कैंडिडेट हु आर इन ट्रांजिशन फेज, जो इस बदलाव के दौर में पहले से पाइपलाइन में आ गए, उनके ऊपर ये नया पैटर्न थोप दिया गया। तो एक नेचुरल जस्टिस की जो डेमोक्रेटिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसके तहत ट्रांजिशन फेज में कभी भी दिया जाता है, आपने देखा होगा किसी भी फील्ड में होता है, तो एक वो दिया गया। तो उस समय अपर एज लिमिट सिर्फ 26 वर्ष की थी और सिर्फ 3 अटेम्प्ट अलाउड थे। जी, तो ये उस रिलैक्सेशन के बाद अटेम्प्ट्स बढ़े हैं? उस रिलैक्सेशन के बाद अटेम्प्ट नहीं बढ़े। जी जो कैंडिडेट पहले से पाइपलाइन में थे, उन्होंने कम से कम एक बार पेपर दिया हो, उनको मौका दिया गया कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाते हैं। वो ब्लैंकेट इंक्रीज जिसको कहते हैं ना, कि सबके लिए बढ़ा दिया गया, जी, चादर बढ़ा दी गई, वो नहीं से वो 29 वर्ष हो गई। सबके लिए नहीं, सबके लिए वही रही, जो पहले एक बार दे जो चुके हाँ, जो कम से कम एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट जो दे चुके हैं, उनको वो सुविधा दी गई, क्योंकि वो पाइपलाइन में आ गए। 3 के बजाय वो 6 अटेम्प्ट हो गए, 5 हो गए, 3 साल और 2 चांसेस दिए गए। जी जी। फिर उसके बाद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो गया। उसमें पैटर्न जो था, प्रीलिम्स और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल के, जी 2 पेपर। जैसे कोई सब्जेक्ट, कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट रख ले, हिस्ट्री रख ले, ज्योग्राफी रख ले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख ले, या कुछ रख ले। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 1985-86 में इंट्रोड्यूस हुआ, तब सब्जेक्ट ही नहीं था वो। जी। तो प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज, और एक पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था। मतलब जो ऑप्शनल कोई स्टूडेंट अपने मेंस के लिए सेलेक्ट करता है, 2 ऑप्शनल पेपर, उन दोनों में से कोई एक पेपर वो चाहे, कोई तीसरा पेपर नहीं, उन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट वो चाहे तो ऑप्शनल के तौर पर प्रीलिम्स में रख सकता है। तो ये पूरा, उसके बाद इंटरव्यू, ये पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस में एक राजीव गांधी के समय में चेंज है, हालांकि एज बाद में बढ़ा के 28 साल कर दी गई थी। लेकिन ये क्यों हुआ कि जो राजीव गांधी के समय चेंज लाया गया? नहीं, राजीव गांधी के समय चेंज नहीं लाया गया जी। चेंज 79 में आया, मोरारजी देसाई के समय। कोठारी कमीशन की सिफारिश को उनकी कैबिनेट नहीं स्वीकार किया। जी। ये इसलिए लाया गया, पहला कारण यह था कि भीड़ बढ़ रही थी। तो आप खुद से सोचिए, सोच सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर सब्जेक्टिव कॉपी की चेकिंग कितना मुश्किल काम होगा, कितना हेक्टिक काम होगा। अब पहले 10,000 स्टूडेंट देते होंगे कभी जी 60 के दशक में, आज भी 10-12 हज़ार ही मेंस देते हैं, या 15,000। तो इस वजह से लाया गया। और उसके बाद बीच में उसको बढ़ा करके 28 साल कर दिया गया अपर एज लिमिट को। राजीव गांधी ने 1989 में 2 फैसले लिए। आपको पता है कि राजीव गांधी 89 में एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ रहे थे, उन पर व्यक्तिगत लांछन भी आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो रिफॉर्म ओरिएंटेड व्यक्ति माने जाते थे, उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। एक, वोटिंग राइट को, वोटिंग एज की लोअर लिमिट को 21 साल से घटाकर 18 साल करना।
ये 1989 का फैसला है। ठीक बात है। आपको याद होगा उस दौर में, हम लोग उस दौर में नहीं याद है लेकिन सुनते हैं पुराने लोगों से, बताते हैं लोग कि सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग दिन भर रात भर घूम घूम के वोटर लिस्ट को ठीक करते थे, नए लोगों का नाम ऐड करते थे। शायद सरकार को लगा होगा कि ये नए लोग ही हैं जो बोफोर्स के अभियान को कमज़ोर कर सकते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरा फैसला उन्होंने साइमल्टेनियसली ये लिया कि यूपीएससी की अपर एज लिमिट को 28 से घटाकर 26 साल कर दिया। जी। 3 अटेम्प्ट ही थे। जी। अब वो 3 अटेम्प्ट जब हुए उस वक्त तो 26 साल हो गया, चुनाव सर पे था। रैशनल क्या था 28 से 26 करने के पीछे? वही कि ट्रेनिंग में दिक्कतें आती है, कम उम्र के लड़कों की ट्रेनिंग आसान होती है, इस तरह के लॉजिक जो यूपीएससी और डीओपीटी हमेशा से देते हैं वो वही रहा होगा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था है, ब्रिटेन में चले जाए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर चुनाव हुआ, नई सरकार आई और आपको याद होगा कि 1998 के पहले डीओपीटी जो एक विभाग था वो कहने के लिए तो प्रधानमंत्री के अधीन आता था, लेकिन मोटे तौर पर गृह मंत्रालय है उससे संबंधित फैसले लेता था। जब ब्रजेश मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें डीओपीटी को पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन मान लिया गया, गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया। उसके पहले तक होम मिनिस्ट्री की अच्छी चलती थी। चुनाव के समय में 89 में लड़कों, आप जानते हैं इलाहाबाद कितना बड़ा हब था, इलाहाबाद से आने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए 89 में। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने 4 फरवरी 1990 को। यूपीएससी के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता था कि एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले फिजिकल फॉर्म भरते थे और 5-6 महीने पहले फॉर्म आता था, अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में। तो फॉर्म भरा जा चुका था 26 साल पर। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 4 फरवरी 1990 को एक सर्कुलर निकाला और फिर से 28 साल कर दिया। और जो उस 2 साल के ब्रैकेट में फंस रहे बच्चे थे उनके लिए फॉर्म भरवाया गया और एग्जामिनेशन को 1-1.5 महीने आगे खिसकाया गया, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को। यानी फिर से 28 साल वापस आ गया। फिर उसके बाद 90 में मंडल का बवाल हुआ। मंडल के बवाल में अब जिनका आखिरी चांस था, लास्ट अटेम्प्ट था, वो लोग एक तरफ आंदोलन में भी लगे हुए थे। दिल्ली एक बहुत बड़ा गढ़ था, आपको मालूम है, वो भी नॉर्थ दिल्ली का एरिया, आरक्षण विरोधी आंदोलन। फिर उसके बाद चंद्रशेखर सरकार आ गई। चंद्रशेखर सरकार ने स्टूडेंट के लिए एक टेम्पररी रिलीफ दिया कि दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपीयर्ड एज देयर लास्ट अटेम्प्ट इन 1990 कैन आल्सो बी अपीयर्ड इन 1991 जी विथ कॉन्सिक्वेंशियल एज रिलैक्सेशन। जी। यानी जो 90 में जो लोग बैठे हैं एग्जाम देने और उनका आखिरी चांस है तो 91 में आप बैठ सकते हो एग्जाम में। अटेम्प्ट 3 ही रहेंगे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में उन लोगों को, चूंकि पूरा साल बर्बाद हुआ है किसमें, आंदोलन में। हालांकि आंदोलन के पहले प्रीलिम्स हो चुका था जी। तो उस समय एक चांस दिया गया। अब उसको लेकर के फिर स्टूडेंट पहुंच गए थे चंद्रशेखर के पास। वो एक एसपीजी वालों ने किताब लिखी है, बड़ा अच्छा, उसको उन्होंने डांट के भगा दिया था। एक दे दिया तो टेम्पररी चांस, तो क्या परमानेंट 4 अटेम्प्ट कराना चाहते हो? ये नहीं होगा। बात आई गई हो गई। 1992 में मार्गरेट अल्वा थे डीओपीटी मिनिस्टर, एमओएस डीओपीटी राज्य मंत्री। उस वक्त एक और चेंज आया यूपीएससी में, निबंध का एक पेपर ऐड किया गया एससे मेंस में। 300 नंबर का एक पेपर होगा, जो मतलब 2 पेपर जीएस, 2 पेपर ऑप्शनल फर्स्ट, 2 पेपर ऑप्शनल सेकंड और बाकी इंग्लिश हिंदी के तो एक पेपर होते ही हैं जी। और एक पेपर 300 नंबर का और जीएस का, सॉरी निबंध का, एसए का। मेजर चेंजेस नहीं था, माइनर चेंजेस था। लेकिन उस वक्त 28 साल ही एज थी। उस दौर में फैसला लिया उन्होंने कि अब 4 अटेम्प्ट परमानेंट ही हो जाएंगे, 3 की जगह 4। और स्टूडेंट को 4 अटेम्प्ट हो गए 28 साल में ही जी। तो ये सिस्टम तब से चलता रहा। अब आपको याद होगा कि कई सारी सर्विसेज में केंद्र सरकार में रिटायरमेंट की एज 58 साल थी जी, 60 साल नहीं थी जी। और ये स्थिति यूनाइटेड फ्रंट तक थी संभवतः, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इंद्रजीत गुप्त होम मिनिस्टर थे। फिर जो आज की परिस्थितियाँ हैं जी, जिसमें कई वर्गों के लिए 40 वर्ष तक की आयु सीमा है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इस बीच में मंडल कमीशन भी आ गया ना, इंदिरा साहनी केस का जजमेंट 92 में आ गया जी।
और 94 में पहला बैच भी आ गया ओबीसी आरक्षण वाला। तो उसमें क्या हुआ कि जनरल के पहले ओबीसी कैटेगरी तो थी नहीं, तो जनरल ओबीसी एक ही में थे 28, और वो जो रिजर्व कैटेगरी थी उनको रिलैक्सेशन था 5 साल का, वो 33 में थे। तब 28, 30, 33 ऐसे कर दिया गया ओबीसी के लिए 30। उसके बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी के होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता, उनके दौर में स्टूडेंट सब पहुंच गया कुछ, उन्होंने कहा कि जब 28 का 58 का 60 हो सकता है तो राउंड फिगर इसको भी कर दिया जाए। तो राउंड फिगर करने का उन्होंने फैसला तो लिया, लेकिन तब तक जैन कमीशन के चक्कर में सरकार जा चुकी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को लागू नहीं होने दिया, उस वर्ष लागू नहीं होने दिया। वो कोड ऑफ कंडक्ट का कोई चक्कर जो होता है। तो खैर अगली सरकार जो आई उसने अगली लागू किया। सरकार आई, उसमें डीओपीटी के एमओएस बन गए, क्योंकि आपको पता है कि जयललिता ने किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना आदमी बिठाने की जिद पाल रखी थी। जी तो उनकी पार्टी के एक रामचंद्रन साहब थे, वो बन गए डीओपीटी के राज्य मंत्री जी 98 में, अगर आपको याद हो तो। रामचंद्रन साहब के साउथ इंडिया के लड़के और खास करके बहुत बड़ी तादाद होती है आईएएस की तैयारी करने वाले लोग, जी वो पहुंच गए, उन्होंने जो इंद्रजीत गुप्ता के समय वाला प्रपोजल था उसको फिर से लागू करवा लिया। सर्कुलर फिर से निकल गया और 30 साल हो गया। 30, 33 और 35, जो 28, 30 और 33 था वो हो गया 30 फॉर जनरल, 33 फॉर ओबीसी एंड 35 फॉर एससी एसटी। आपसे बात हुई, बहुत मज़ा आया, मेरे ख्याल से लोगों को भी इसमें जी। बहुत सूचनाएं मिली, बहुत जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे।